गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बोर्ड का पेपर हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और इस बोर्ड के पेपर में अब आप लोगों को आपके सामने कई ऐसी चीजों में पूरा पेपर फुल पेपर है उसको डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। पेपर्स में क्या कमी रह गई, क्या नहीं रह गई, ये आपको पेपर के डिक्टेट होने के बाद पता चलेगा। अच्छी बात यह है कि जो मैंने वीडियोस डाले हुए थे आज से थोड़े दिन, 1-1.5 महीने पहले, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस ही आ गए। बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने लिया होगा, जिन लोगों ने वीडियो देखे होंगे, उन लोगों को मैक्सिमम पता होगा सब चीजों में। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये यूपी बोर्ड का क्लास 10 का साइंस पेपर है 324 EO हेल्थ 27 to 23। 27 तारीख को हुआ है। अच्छा पेपर हुआ है, बहुत अच्छा पेपर। सभी सोल्यूशंस मैं आपको बताऊंगा सेक्शंस वाइज। पहला क्वेश्चन, इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये हमें बता रहे हैं कि एक ऐसा मिरर दैट प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अ मिरर दैट प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, पहला ऑप्शन प्लेन मिरर, दूसरा कॉन्केव, तीसरा कॉन्वेक्स और चौथा है एनी स्फेरिकल। इसका जो सबसे बेस्ट आंसर है वो है आपका कॉन्केव मिरर। क्यों? क्योंकि जो कॉन्केव मिरर होता है वो रियल इमेज जो बनाता है वो तो स्मॉल साइज की बनाता है, लेकिन जो वर्चुअल इमेज बना रहा है, बिहाइंड द मिरर बना रहा है लार्जर साइज की। इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका कॉन्केव मिरर। ठीक है, कॉन्केव मिरर। सेकेंड क्वेश्चन, ह्यूमन आई। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। अब ह्यूमन आई में जो इमेज होती है ऑब्जेक्ट की वो कहाँ पे बनती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन था आइरिस, दूसरा ऑप्शन था रेटिना, थर्ड ऑप्शन था प्यूपिल एंड फोर्थ ऑप्शन इज कॉर्निया। सो बेस्ट विजुअल ये है कि हमारी जो इमेज बनती है वो रेटिना पे ही बनती है, कॉर्निया और प्यूपिल आइरिस पे नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रेटिना। इसका आंसर है रेटिना। खैर, ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स रेटिना। अब ये जो कॉन्केव मिरर था, ये जो ऑप्शन है, इसमें जो ऑप्शन सही है वो है बी ऑप्शन, और ये जो रेटिना है इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सही है, ये भी बी ऑप्शन। थर्ड, द कलर ऑफ व्हाइट लाइट विच इज डेविएटेड मैक्सिमम ऑन पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म से पास होने के बाद व्हाइट लाइट जब 7 कलर में डिस्पर्स होती है तो उसमें से कौन सा बैंड है, किस कलर का बैंड है जो सबसे ज्यादा डेविएट होता है? उसमें से 4 ऑप्शन दिए थे, येलो, वायलेट, रेड, ऑरेंज। आपको पता है कि विब्ज्योर होता है, V से स्टार्ट होता है और R तक नीचे आता है। ठीक है, या फिर अगर मैं इसकी बात करूं तो नीचे से V होता है, ऊपर R नहीं होता, V और R यहाँ तक, इसके बीच में सारे कलर्स होते हैं। तो सबसे ज्यादा कम जो डेविएट होता है वो रेड है और सबसे ज्यादा जो डेविएट होता है वो है वायलेट। तो इसका आंसर हो जाएगा वायलेट, और वायलेट इसमें जो आंसर है वो आपका बी ही ऑप्शन है। ध्यान से समझिएगा, ये सारे के सारे आंसर्स मैं आपके सामने इसीलिए कर रहा हूँ। करंट पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक केटल। अगर कोई इलेक्ट्रिक केटल है तो उसमें अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया जा रहा है या पास किया जा रहा है, वो अगर डबल कर दिया जाए तो क्या ऑप्शन आने चाहिए? हीट जो होगी वो कितनी हो जाएगी? सबसे पहली बात ये होती है कि हीट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। कई लोगों को ये लग रहा था हीट जो है कोर्स में नहीं है, लेकिन मैंने बताया था कि हीट कोर्स में है। H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। अभी बात समझना। अब I को अगर मैंने 2I कर दिया, I को मैंने अगर 2I कर दिया, क्योंकि रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं तो मैं रेजिस्टेंस नहीं लिख रहा हूँ, और अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो हीट हो जाएगी आपकी 4 टाइम्स ऑफ I, 4 टाइम्स ऑफ I स्क्वायर, यानी कि I का 4 टाइम्स हो जाएगी। अब अगर I का 4 टाइम्स हो गई तो इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 4 टाइम्स। 4 टाइम्स ऑप्शन आएगा और इसमें आंसर जो होगा ऑप्शन वो है सी से। ऑप्शन नंबर सी इसमें सबसे सही आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए जो सबसे बेस्ट मटेरियल हमको यूज होता है कोर के लिए, सभी को पता है नॉर्मल सा है, लेकिन इसमें 4 ऑप्शन दिए मैं बता दे रहा हूँ। ब्रास, सॉफ्ट आयरन, एल्यूमिनियम, स्टील। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, जिसको हम लोग कहेंगे सॉफ्ट आयरन। बी ऑप्शन सॉफ्ट आयरन। तो मिरर कॉन्केव,
ह्यूमन आई रेटिना, कलर वायलेट, करंट पासिंग फोटॉन्स एंड मोस्ट सुटेबल कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज सॉफ्ट टाइप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका मैंने आंसर पहले से ही लिख दिया, इसमें कौन सा डायग्राम सही है देखो भैया। सबसे पहले लेंस कौन सा है, ये लेंस है कॉनकेव लेंस। तो लेंस है, ये है कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस हमेशा डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज करता है। तो अगर कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करेगा तो सीधी सी बात है, जो लाइट आएगी वो बाहर की तरफ जाएगी, और अगर लाइट बाहर की तरफ जाएगी तो सीधी सी बात हो जाएगी कि ये ऑप्शन आपका सही है। अब ये ऑप्शन कौन सा है, इसमें से 4 ऑप्शन थे, तो ये जो ऑप्शन है ये आपका सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। 7th क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म। इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है जो ट्रांसफॉर्म करती है। देखो इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में बताता हूँ। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। देखो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक मोटर को हम हाथ से नहीं चला रहे हैं। हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी कोई प्रोड्यूस हो ही नहीं रही, हो भी रही है तो बिल्कुल लो अमाउंट में हो रही है, जिससे सिर्फ वो हल्की गर्म होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, ये ऑप्शन सही है। इसमें जो डी ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि मोटर से हम कोई भी चीज चलाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो जब मोटर से कोई भी चीज चलाएंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। ये था सबसेक्शन ए। अब बात करते हैं सबसेक्शन बी की, कर लेते हैं। सबसेक्शन बी में पहला लिखा हुआ प्योर एयर। अब प्योर एयर में 4 चीजें लिखी हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स एंड नन ऑफ देम। सबको पता है, 9th क्लास में पढ़ाया गया है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। ये ऑप्शन सही है। अब इसमें ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर ए है। अभी तक बी बी सी बी और यहाँ पे सी ऑप्शन और ये ए ऑप्शन। ये वाला ऑप्शन नंबर डी है और ये ऑप्शन नंबर ए। एल्कीन सीज, देखो एल्कीन इज, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n। अब CnH2n इसमें देख सकते हैं आप कि सबसे पहला दिया हुआ C3H6 क्या आ रहा है, अगर हम n को 3 लें तो H2n मतलब 6 सही है। C2H2 पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि CnHn हो रहा है। C3H8 बिल्कुल पॉसिबल नहीं, +2 में आ रहा है, एल्केन हो गया। C4H10 4 2 8 + 10 ये भी आपका एल्केन पे ही आ रहा है। एल्कीन का सिर्फ C3H6 है, तो आंसर आएगा C3H6 और इसका ऑप्शन नंबर है ए। ये आपका आंसर इसमें सही है, एल्कीन्स। बात कर लेते हैं पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। कोई भी आंख बंद करके लिख देगा, पहला ऑप्शन 0 था, दूसरा 1, तीसरा 7, फोर्थ 10। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, जिसको हम लोग लिखेंगे 7। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 11th, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट पे मूव करने पर, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द 3rd पीरियड। अब लेफ्ट टू राइट का मतलब हो गया कि पीरियोडिक टेबल, ये लेफ्ट साइड या राइट साइड, इधर से इधर मूव करने पर ऑर्बिटल्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे ना, 3 और इस तरीके से ऑर्बिटल्स बढ़ेंगे। अब अगर ऑर्बिटल्स बढ़ेंगे तो पीरियोडिक टेबल में कौन सा ऑप्शन सही है? एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, सही है। एटॉमिक नंबर एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, सही नहीं है। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, देखो चलेगा तो दोनों ही चलेगा, नहीं तो एक भी नहीं चलेगा, और नन ऑफ दैम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, एटॉमिक नंबर एंड ऑर्बिटल इंक्रीजेस, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो नेक्स्ट अभी इसके बाद आता है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 12th क्वेश्चन में मैच करना। अभी मैचिंग की बात अगर हम लोग करते हैं तो देखो मैच में 4 पार्ट दिए गए थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, दूसरा कॉस्टिक सोडा, तीसरा सोडियम बाइकार्बोनेट, चौथा ब्लीचिंग पाउडर। इसके अलावा इसमें दिया गया था फॉर्मेशन ऑफ सोप, फॉर्मेशन ऑफ द आइडल, आइडल मीन्स होता है मूर्तियां, एंटीबैक्टीरियल और एंटीएसिड्स। सभी को एक चीज पता है कि जो आइडल अगर मूर्तियां हैं, ठीक है,
आइडियल मूर्तियां हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमेशा मैचिंग इसी से होगी, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस की हेल्प से हम लोग ये सारे सेम काम करते हैं। दूसरा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन अगर आपका कास्टिक सोडा है तो कास्टिक सोडा से हार्ड सोप्स बनाए जाते हैं, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट से एंटी एसिड्स बनाया जाता है, और ब्लीचिंग पाउडर एंटी बैक्टीरियल। तो इन चारों की बात करें तो हमारा जो ए ऑप्शन था, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड। अब अगर हम इन चारों को देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन मैच इसमें हो भी रहा है तो वो बी ऑप्शन है। इनमें से कौन सा रेड कलर देता है मेथिल ऑरेंज के साथ? मेथिल ऑरेंज के साथ जो रेड कलर देता है वो केवल एसिड के साथ ही दे सकता है। अब इन चारों में जो चार ऑप्शन दिए थे, NaCl सॉल्ट है, H2SO4 बिल्कुल एसिड है, KOH ये तुम्हारा बेस है, और ग्लूकोज तो नॉर्मल चीज है। तो H2SO4 इसका आंसर सही होगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। ये चीजें हो गई। इको फ्रेंडली रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, चार ऑप्शन दिए था। देखो इको फ्रेंडली जो रेगुलर हो और रिन्यूएबल जो लगातार हो। तो अगर इको फ्रेंडली की बात करें तो हमारे पास जो ऑप्शन था चार थे, विंड एनर्जी, पेट्रोलियम हो नहीं सकता, नेचुरल गैस बनाई जाती है, कोल हो नहीं सकता, तो विंड एनर्जी इसमें सही है। विंड एनर्जी इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। मेंडल इज फेमस फॉर, मेंडल किस लिए फेमस थे? पहला ऑप्शन इन द फील्ड ऑफ हेरिडिटी, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें डिस्कवरी ऑफ डीएनए, तीसरा दिया फॉर यूजेनिक्स, और चौथा दिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन से कोई मतलब नहीं, यूजेनिक्स नहीं उन्होंने किया था, डिस्कवरी डीएनए की उन्होंने की नहीं थी, लेकिन फील्ड ऑफ हेरिडिटी। तो इसमें होगा ए ऑप्शन, इन द फील्ड ऑफ हेरिडिटी है। बात आती है ये सब सेक्शन सी यहां से स्टार्ट हुआ। स्पर्म्स आर फॉर्म्ड इन, सबको पता है स्पर्म कहां फॉर्म होता है। इसका आंसर चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से पहला है वैज डिफरेंस, दूसरा ओवरी हो नहीं सकता, तीसरा टेस्टिस और चौथा लीवर। इसका सी ऑप्शन सही है, टेस्टिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्वलाई अकर्स इन, चार ऑप्शन, पहला लीवर, लीवर में कहां एल्वलाई होता है? एल्वलाई पहले सबसे बड़ी बात अगर आपको तुरंत ही पता होगा कि कौन सा इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट किसकी है, तो ये यूनिट है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि लंग्स की। तो लंग्स, स्टमच, टंग, कोई ऑप्शन नहीं देखना, बी आप लंग्स तुरंत लगा सकते। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कौन करता है? देखो दो तरीके के वैस्कुलर सिस्टम होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम का काम तो हो गया आपके फूड को ट्रांसलोकेट करना, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन करना केवल एक का काम है, वो है आपका जाइलम। अभी जो जाइलम है इसमें चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से जो जाइलम आपका दिया हुआ है वो आपके ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है, तो ये है डी ऑप्शन से। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कोई भी बता सकता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो 140/180 नहीं हो सकता, 135/100 नहीं हो सकता, 120/80 ये सही है, और 125/150 ये सही नहीं है, तो 120/80 ये आपका ऑप्शन नंबर बी। Who among of the following is famous for waterman in India? वाटरमैन किसको कहा जाता है? इसमें से चार है, बिंदेश और पाठक नहीं, जेसी चौधरी नहीं है, राजेंद्र सिंह यही है, और सुरेंद्र लाल बहुगुणा। तो राजेंद्र सिंह, सी ऑप्शन, राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह इसका सही आंसर है। ये थे मैचिंग। मैचिंग के बाद नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए, आपके सामने है ड्रॉ अ लेबल्ड रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। एक लेबल्ड रे डायग्राम बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड इंफिनिटी बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। पहले तो आपको एक डायग्राम बनाना है, ये 4 मार्क्स में तो आया था। पहले तो आपको डायग्राम बनाना है, फिर इमेज की प्रॉपर्टीज बतानी है, और फिर आपको एक क्वेश्चन बताना है, व्हाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल। व्हीकल के आगे जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें हम कॉन्वेक्स मिरर क्यों इस्तेमाल करते हैं? पहले तो रे डायग्राम ये कहा
कि कॉन्वेक्स मिरर अंदर से कन्वर्ज रहता है और ये रे को डाइवर्ज करता है। जब इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में इसको रखा जाएगा तो इसकी जो इमेज होगी वो साइज से बहुत ही ज्यादा डिमनेस यानी कि छोटी बनेगी। क्यों? क्योंकि वो वर्चुअल है, रियल नहीं है। ठीक है, रियल होती तो इन्वर्टेड होती। अभी रही बात, ये तो था रे डायग्राम, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। रे डायग्राम है, ए बी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश यहाँ पे इमेज है। प्रॉपर्टीज, पहली बात तो वर्चुअल, रियल इमेज नहीं है, ऑब्टेन नहीं हो सकती स्क्रीन पे। दूसरी इरेक्ट, सीधी है, डाउनवर्ड नहीं है, तो इरेक्ट है, इन्वर्टेड नहीं है। डिमनेस्ड, बहुत ही ज्यादा छोटी और बहुत ही ज्यादा धुंधली और छोटी है। ये प्रॉपर्टीज अब क्यों इस्तेमाल करते हैं ये देखो। ऐसा इसलिए इट इज बिकॉज दे गिव्स एन इरेक्ट टू वर्चुअल और फुल साइज डिमनेस्ड इमेज। वर्चुअल, इरेक्ट और डिमनेस्ड इमेज देता है किसी भी दूर ऑब्जेक्ट में और उसका वाइडर फील्ड ऑफ व्यू दिखाता है, मतलब दूर तक चौड़ाई पूरी दिखाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर जो ड्राइवर होता है उसको एनेबल कर सकता है, मतलब उसको पूरी तरीके से क्षम्य कर सकता है कि ताकि वो ज्यादा बड़ा एरिया जो कि प्लेन मिरर में दिखाई नहीं देता, वो ज्यादा बड़ा एरिया इस मिरर से देख सके पॉसिबली। दिस इज द 21st क्वेश्चन। अब आएगा आपका 22nd क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद ड्रॉइंग अ डायग्राम हाउ हाइपरमेट्रोपिया is corrected. The near point of hypermetric eye is 75 centimeter. Near point दिया है उसका 75 centimeter. What is the focal length of the lens required to correct this defect? मतलब फोकल लेंथ कितनी होगी लेंस की जिससे ये डिफेक्ट सही हो सके। The near point of the normal eye is 25 centimeter है। सबसे पहली बात, जो डिस्टेंस है देखो, जो नियर जैसे पास से दिखाई नहीं दे रहा तो पास रखने में दिखाई दे रहा है क्योंकि जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर जो हमारे रेटिना है, रेटिना से पीछे इमेज बना रही है, रेटिना पे नहीं बना रही। अब अगर रेटिना पे नहीं बनाएगी तो इमेज बनेगी नहीं। तो अभी क्या हुआ, जो नियर पॉइंट इसका है कहाँ पहुंच गया है, थोड़ा दूर पहुंच गया। अगर मैं दूर की बात करूं तो ये 25 से ज्यादा जा रहा है, तब रेटिना जो बनती है ये हाइपरमेट्रिक। इसको हमको करेक्ट करना है। इसको करेक्ट करने के लिए जो यूज होगा लेंस वो होगा कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा यूज होगा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया तो फिर ये कौन करेक्ट हो गया, करेक्शन हो गया हाइपरमेट्रोपिया और इमेज जो बन रही है वो रेटिना पे बन रही है पर्टिकुलरली। फोकल लेंथ निकालनी है लेंस की। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारा माइनस का 25 सेंटीमीटर, लेकिन अगर इमेज डिस्टेंस की बात करें तो हमारा जो हाइपरमेट्रिक पर्सन है इसका जो इमेज डिस्टेंस है वो माइनस 75 सेंटीमीटर पहुंच गई, जो कि दी हुई है। देखो नियर पॉइंट जो है उसका दिया हुआ 70, इसको हमें 25 करना है। अगर ऐसा है तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, तो लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v - 1/u। अगर फोकल लेंथ पता होगी तभी तो हम लेंस के हिसाब का डायरेक्टर में ला सकते हैं। तो हमने b की जगह 1/-75 रख दिया और -1/-25 रख दिया। खैर माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/-75 25। एलसीएम लिया 75 -1 + 3 -1 + 3 हो गया 2/75। f को हमने इन्वर्स कर दिया तो f = 75/2, आंसर आ गया 37.5 सेंटीमीटर। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फैक्टर पर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड होता है? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड होता है? पहला है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, पहला फैक्टर। लंबाई बढ़ती है तो उससे रेजिस्टेंस फर्क पड़ता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिल्कुल सही है, अगर ए होगा तो उससे भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। और रेजिस्टिविटी, ठीक है, फॉर्मूला तो आप सभी को पता है, R = ρL/A, ठीक है, ये तो अलग चीज है। लेकिन जो बात हो रही थी वो ये है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो ऑपरेट कर रहा है 80 वोल्ट वोल्टेज पे ऑपरेट करता है और उसमें 10 एम्पियर का करंट दिया गया है, ठीक है। 10 एम्पियर का करंट दिया गया है तो इसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक। अगर कितना रेजिस्टेंस हो जाए या कितना रेजिस्टेंस हमको कनेक्ट करना है सीरीज में ताकि वो जो बल्ब है वो 240 वोल्ट पे जले, ठीक है, तो ये आपको पता करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, वोल्टेज जो बल्ब का दिया हुआ वो 80 वोल्ट दिया, ठीक है। करंट जो दिया गया है वो 10 एम्पियर। याद रखना करंट इसमें कांस्टेंट बोला गया, करंट हमेशा एक रहेगा चाहे आप वोल्टेज बढ़ाओ या घटाओ, ठीक है। तो 80 वोल्ट का जो वोल्टेज है और करंट आपका 10 एम्पियर का है। अगर मैं बात करूं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग तो हमको जो रेजिस्टेंस निकालना है तो V = IR, तो R = V/I। तो मैंने जो वोल्टेज पहला वाला उसको V1 मान लिया और करंट को I1 मान लिया। अब I1 मानो या ना मानो I ही मान लो, ठीक है।
मैं इसको आई कर रहा हूँ। तो आई से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो ये बल्ब का रेजिस्टेंस है, बल्ब का अपना खुद का रेजिस्टेंस क्या है 8 ओम का, ठीक। ये किसका रेजिस्टेंस है, बल्ब। अगली बात करते हैं वोल्टेज। अभी वोल्टेज बढ़ा दिया गया 240 वोल्ट पे, ठीक है। अब वोल्टेज अगर बढ़ा दिया गया 240 वोल्ट पे और करंट कांस्टेंट ही रहेगा तो फिर उस समय रेजिस्टेंस कितना होगा फुल वायर का, तो फुल वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका 240/10 यानी कि 24 ओम आएगा। अब इतना रेजिस्टेंस लाने के लिए हमको उस तार में कितना और रेजिस्टेंस ऐड करना है, भाई एक सीरीज होगी, ये एक सीरीज होगी, इसका एक बल्ब लगा है, ठीक है। अब इसका अपना एक रेजिस्टेंस है, हमको यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस ऐड करना है ताकि ये 24 ओम तक का रेजिस्टेंस दे सके। तो भैया ओवरऑल रेजिस्टेंस जो हमारा निकला वो R2 - R1 24 - 8, तो हमको कितना रेजिस्टेंस ऐड करना है 16 ओम का, यानी कि यहाँ पर ओम होगा 16 ओम और इसका तो अपना एक 8 ओम है ही है। तो टोटल हो गया आपका कितना रेजिस्टेंस R1 + R2 यानी कि 24 ओम। अब ये बदल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका 24 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन किलोवाट। डिफाइन किलोवाट, पहली बात तो ये कि डिफाइन आपको करना है किलोवाट आवर्स एंड हाउ मेनी जूल्स आर इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, कितने जूल्स 1 किलोवाट आवर के बराबर होते हैं। इसके अलावा एन इलेक्ट्रिक केटल रेटेड 220 वोल्ट, एक इलेक्ट्रिक केटल है जो 220 वोल्ट रेटेड है, 2.2 किलोवाट उसका जो है वर्क करना 3 आवर्स में आपको निकालना है। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन द करंट ड्रॉ, ठीक है। सबसे पहले किलोवाट, व्हाट डू यू मीन बाय द किलोवाट, अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी का वो मेजरमेंट विच इज इक्वल टू द पावर कंजम्पशन, जितना वो पावर कंज्यूम कर रहा है। 1000 वॉट को 1 आवर में यूज करने पर जितना इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है उसको हम लोग किलोवाट बोलते हैं। और इसका सोल्यूशन ये है कि पावर हम लोगों को दिया गया है कितना 2.2 किलोवाट, तो 2.2 किलोवाट यानी कि 2200 वोल्ट। वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, टाइम दिया है 3 आवर्स, तो 3 आवर्स को मना लेंगे सेकंड में, यानी कि आया 10,800। एनर्जी कंज्यूम कितनी होती है, पावर इनटू टाइम, तो पावर इनटू टाइम हमने किया तो आंसर आया 2.376 × 10⁷ जूल। इतनी हम लोगों को एनर्जी कंज्यूम होगी। अभी अगर करंट की बात करें तो करंट की बात होगी पावर अपॉन वोल्ट, यानी कि पावर अपॉन वोल्टेज, तो पावर हो गया 2200 और वोल्टेज हो गया 220 और इसको कट करेंगे तो 10 एम्पियर हमारा आंसर है। ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। इसी में एक और का भी क्वेश्चन है, वो अभी आपके सामने, ये और में था ये क्वेश्चन। स्टेट द 2 ways टू इंक्रीज द फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड को रखें तो उसमें 2 वेज बताओ जिससे उसका फोर्स बढ़ता। तो फोर्स ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर सबसे पहले तो ये था कि अगर हम या तो करंट बढ़ा दें, अगर करंट को इंक्रीज कर देते तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप इंक्रीज होगी और मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने से फोर्स इंक्रीज होगी। या फिर हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, बड़े मैग्नेट्स का यूज करें, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का यूज करें तो भी हमारा फोर्स है। तो ये 2 ऐसे मतलब फैक्टर्स थे। इसके अलावा नेम वन डिवाइस जो इसी चीज पे वर्क करते हैं, इसी वर्क, तो जो डिवाइस इस पे वर्क करते हैं वो है इलेक्ट्रिक मोटर। और थर्ड चीज है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमको बताना है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमसे क्या करता है, इट स्टेटेड दैट इफ वी अरेंज अवर थंब, ये स्टेट करता है कि अगर हम अपना थंब अरेंज करते हैं 4 फिंगर्स को और परपेंडिकुलर हर किसी को रख लेते हैं, जैसे कि हमारा थंब है 4 फिंगर है और मिडिल फिंगर है, इसको हम एक दूसरे से परपेंडिकुलर रख लेते हैं, तो जो थंब होगा वो पॉइंट्स करेगा टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये जो थंब होगा ये थ्रस्ट और मोशन यानी कि फोर्स की तरफ कनेक्ट करेगा। 4 जो फिंगर होगी वो कहां पर कनेक्ट करेगी, 4 फिंगर्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडिल फिंगर होगी वो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये 3 चीजों पे वर्क करेगी मैग्नेटिक फील्ड, थ्रस्ट और करंट। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, इससे आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो फिजिक्स का पोर्शन कंप्लीट। ओके, अब मैं चलता हूँ केमिस्ट्री के पोर्शन। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। IUPAC नेम क्या है? फर्स्टली ये जो CH2Cl CH2CH CH2Cl दिया गया है, तो ये अगर मैं देखूं तो 3 क्लोरो 1 2 3 क्लोरो 1 प्रोपीन, इसका ये आंसर होगा। दूसरा ये जो सेकंड वन दिया हुआ है ये है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, जो निकल के आ रहा है, तो जो बिकॉज इट इज COO। थर्ड वन अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो 1 2 3
तो 1,2,3 ट्राई एथिल प्रोपेन, मीथेन इथेन प्रोपेन। क्लियर। यहां पर मोनो है तो मोनो से स्टार्ट होगा, तो मोनो क्लोरो आइडो ब्रोमो मीथेन। ठीक है, ये 4 आपके थे यूपीएससी में। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं। पहला है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्लोरीन का है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। क्लियर। एक्सप्लेन इट्स पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। पोजीशन है ग्रुप 17 है और पीरियड 3rd है इसका, और इसकी वैलेंसी जो होती है वो 1 है। ये 26 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ध्यान से देखना, करना, समझना। 27 क्वेश्चन, बैलेंस द इक्वेशन। जो इक्वेशन दी है जिसमें मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वो नहीं आपको दिया गया। इसकी जो बैलेंस इक्वेशन है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ 6 लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 6 लगेगा और वाटर के साथ भी 6 लगेगा। पहली इक्वेशन बैलेंस है। CaCO3 प्लस 2HCl हो जाएगा। यहाँ पर 2 लगेगा, CaCl2 में कुछ भी नहीं लगना, H2O में कुछ भी नहीं लगना, CO2 में कुछ भी नहीं लगना, बैलेंस हो गए। सिर्फ 2 का यहाँ पर कमाल था। तीसरा N2, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बस H2 में 3 लग जाएगा और NH3 में 2 लग जाएगा। ये भी आपकी बैलेंस होगी। अगली MnO2 प्लस HCl के साथ 4 लगेगा, MnCl2 ऐसे का वैसे ही रहेगा, Cl2 ऐसा ही रहेगा, लेकिन H2O में 2 आ जाएगा। ये हो गई 4 बैलेंसिंग इक्वेशन। ये आपका था 27वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन और में ही था ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पहला ऑप्शन था ऑक्सीडेशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन और तीसरा रोस्टिंग है। तो बैलेंस करो या फिर ये करो। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज गेन्ड और हाइड्रोजन इज लॉस्ट। या तो ऑक्सीजन गेन हो या हाइड्रोजन लॉस हो। जैसे कि 2Cu प्लस O2 हीट किया तो 2CuO बन गया। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन गेन हुआ। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर एन एटम और फंक्शनल ग्रुप, जहां पर कोई एटम या कोई फंक्शनल ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम, किसी दूसरे एटम के थ्रू रिप्लेस्ड हो और फंक्शनल ग्रुप के थ्रू रिप्लेस्ड हो। जैसे कि CH4 प्लस Cl2 गिव्स CH3Cl और यहाँ से एक H निकल के Cl के साथ HCl। ठीक, क्लियर। Cl2 अलग हो गया। तीसरा था रोस्टिंग, प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी वेयर एनी टाइप ऑफ द ओर इज कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड बाय हीटिंग इट इनटू अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर उसको हीट किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ लॉट अमाउंट ऑफ द एयर। जैसे कि 2ZnS प्लस 3O2 गिव्स ZnO प्लस 2SO2। ये रिएक्शन है जिसमें ZnS O2 के साथ मिला 2ZnO और SO2 बना दिया। ठीक है, यहां से आपकी केमिस्ट्री खत्म होती है। अगला स्टेप आपका बायोलॉजी में आता है।